प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस ई लेक्चर में, जो कि बैंकिंग आयोग के सुझाव एवं उसका प्रभाव पर आधारित है। ये एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर है इंडियन बैंकिंग सिस्टम संख्या 203 और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय है ई लेक्चर का बैंकिंग आयोग के सुझाव एवं उसका प्रभाव। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि 1969 में बैंकिंग आयोग ने फरवरी 1972 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। अपनी सभी की जानकारी में है कि 1969 का जो वर्ष है वो एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस वर्ष किया गया और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1980 में किया गया। तो बैंकिंग आयोग का गठन किया गया और उसने 1972 में राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभ, जो अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अन्य रोजगार में वृद्धि करने के लिए किए जाने की एक योजना थी, उस योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए बैंकिंग आयोग ने 1972 में अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण सुझाव रखे। और वो सुझाव इस प्रकार से हैं। पहला जो सुझाव रखा, जिससे कि रिजर्व बैंक और केंद्रीय बैंक का जो प्रभाव है वो सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों, सहकारी शाख तथा अन्य वाणिज्य बैंकों पर अधिक हो, उसके लिए सुझाव रखा कि सहकारी शाख को संघीय सूची अथवा मिश्रित सूची में शामिल करने पर जोर दिया, क्योंकि सहकारी संस्थाओं के जब अधिकांश वित्तीय सहायता, जैसा आपको पता है कि रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार से मिलती है, तो उन्हें सम्मिलित करने से उन पर रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। किस लिए? एकीकृत मौद्रिक एवं शाख नीति लागू करने के लिए। दूसरा जो सुझाव है मुख्य रूप से बैंकिंग आयोग ने दिया बैंकिंग विकास के लिए, कि प्राथमिक कृषि शाख समितियों को ग्रामीण बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि गांवों में बैंकिंग आदतों का विकास हो तथा इन बैंकों को राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंकों से ऋण मिले। अन्य जो सुझाव दिया गया कि ये ग्रामीण बैंक अपने क्षेत्र में 5,000 से 20,000 संख्या तक फैला होगा और खाद्यान्न निगम भी इन बैंकों का प्रयोग कर सकते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी बैंकों का प्रयोग। तीसरा सुझाव दिया, ग्रामीण बैंकों को भूमि विकास बैंक के एजेंट के रूप में दीर्घकालीन ऋण देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगला यह सुझाव दिया, बैंकों की भूमिका बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए कृषि वित्त निगम तथा कृषि
पुनर्वित्त निगम का विलयन कर एक नई संस्था के रूप में उसे पुनर्गठित किया जाए। बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना की जाए जो स्टाफ नियुक्ति का कार्य चयन द्वारा करे। इसी प्रकार से देश में भवन निर्माण के लिए भी कुछ सुझाव दिया बैंकों के। देश में भवन निर्माण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वित्तीय संस्था तथा उनकी सहायता के रूप में प्रादेशिक तथा जिला स्तरीय संस्थाएं संगठित की जाए ताकि बैंकों के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय व्यवस्था करके भवनों का निर्माण किया जा सके। इसके लिए भवन निर्माण समितियों का पुनर्गठन व संगठन किया जाए। भारत सरकार ने बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। अब ये जो सुझाव बैंकिंग आयोग द्वारा राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीयकरण का लाभ जो है वो आम जन तक पहुंचाने के लिए जो दिए, इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए जिनका कि परिणाम दीर्घकालीन हुआ। और एक कदम कौन कौन से हैं वो यहां पे देखते हैं स्लाइड में। सबसे पहले 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई जिनकी 30 जून 1995 के लगभग 14,529 शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। विलीनीकरण के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर 56 रह गई, मतलब विलय किया गया उससे ये 56 रह गई। उनकी शाखाओं की संख्या 30 जून 2015 को 20,290 हो गई। मतलब ये बैंकिंग आयोग की सिफारिश के बाद ये सरकार ने कठोर कदम उठाया। इसके अलावा बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना की गई जो नियुक्ति, चयन, पदोन्नति तथा बैंकिंग सेवा संबंधित सिफारिशें करता है। व्यापक बैंकिंग कोड पर अमल किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 30 नवंबर 1975 को कृषि वित्त निगम तथा कृषि पुनर्वित्त निगम के समामेलन से की गई जो कृषि विकास के लिए मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता था। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया सिफारिश के आधार पर। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। जैसा आपको पता है कि ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्य पहले रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते थे, लेकिन बैंकिंग आयोग की सिफारिश के बाद और अन्य जो सिफारिशें आई उसके फलस्वरूप 1982 से यह कार्य जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि शीर्ष संस्था है नाबार्ड, उसको सौंप दिया गया। और यह बैंक कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रदत्त ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था करेगा। इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो 500 करोड़ और प्रदत्त जो पूंजी है 100 करोड़ रुपए रखी गई है जो रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा बराबर हिस्से में बांटी गई है। इससे कृषि एवं ग्रामीण एकीकृत विकास को प्रोत्साहन मिला। अब बैंक की अधिकृत पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी काफी बढ़ गई है।
इसके अलावा जो साख के द्वारा, मतलब साख नीति के द्वारा महंगी साख नीति की गई या सस्ती साख नीति की गई, जैसी अर्थव्यवस्था को आवश्यकता थी उसके लिए बैंकिंग साख नई नीति के अंतर्गत उत्पादक एवं योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार पर्याप्त एवं सस्ती साख की व्यवस्था पर जोर दिया गया, जबकि संग्रहण सट्टा तथा अनुत्पादक ऋणों पर प्रभावी रोक लगाई गई विभिन्न साख नीति के अंतर्गत। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता प्रदान करने के लिए भी साख नीति में प्रभावी परिवर्तन किया गया। इसी तरीके से निर्यात, लघु उद्योगों तथा कृषि ऋणों में पर्याप्त उदारता का रुख बनाए रखा। औद्योगिक मंदी को देखते हुए साख नीति को अधिक उदार बनाया गया। समय समय पर बैंक दर में परिवर्तन करके या एसएलआर या कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करके साख नीति में जो है वो परिवर्तन किया गया। साख को अर्थव्यवस्था के अनुसार सस्ता या महंगा समय समय पर किया गया। इसके अलावा बैंक शाखा का विस्तार के लिए एक नई नीति का गठन किया गया, जहां पहले 1979-81 के 2 वर्षों में रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार लाइसेंस नीति के अंतर्गत देश में 6500 नई ग्रामीण एवं अर्ध सहकारी शाखाएं खोलने का लक्ष्य पूरा हुआ। इस प्रकार 1982 से 85 के 3 वर्षों में 8500 लक्ष्य के मुकाबले अधिक संख्या में ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं खोली गई। तो यह सब जो प्रभाव है बैंकिंग आयोग के सुझाव का, उसको अपन ने आज जो है वो जाना। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो सिफारिशें आई उसके लिए सरकार ने उसको लागू किया और उसके परिणाम जो स्वरूप है, राष्ट्रीयकरण का जो सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिला और राष्ट्रीयकरण का जो है वो नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। तो दोनों प्रभावों को आगे अपन जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। आपने ये ई लेक्चर देखा बैंकिंग आयोग के सुझाव एवं उसके प्रभाव पर जो आधारित था। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः धन्यवाद देखने के लिए और सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है आप, और उसके अलावा जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूं आपके लिए ये लेक्चर लाभान्वित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।